हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का फिर से एक जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, उसकी एक और लेक्चर वीडियो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक था वो कवर किया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम उससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारा होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज अपना टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि मान लेते हैं ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है। अब ये किसी मोशन में भी हो सकते हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दो पार्टिकल हैं m1 और m2 वाले, और इनका जो भी वेलोसिटी है, अब ये किसी भी रीजन से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। बट बाहर की जो जितनी भी फोर्सेस हैं, यानी जो भी एक्सटर्नल फोर्स है सारी हम एब्सेंस मारेंगे, ठीक है। उस पे मानेंगे कि कोई भी फोर्स बाहर से इस पे अप्लाई नहीं हो रही, यानी पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, ये आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हो गया नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस केसेस में क्या होगा, इसका कुछ मोमेंटम होगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम प्लस इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कैसे होगा, वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, यानी सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। When no external force acts on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved। ठीक है, जब बहुत सारे पार्टिकल्स पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती तो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। इस चीज को हम अब जरा न्यूमेरिकली जो कॉन्सेप्ट ने बोला इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम ड्राइव करेंगे इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जो प्रूफ करेंगे वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, फिर हम करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ की हेल्प से करते तो पहले लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर n particles having masses m1 m2 m3 mn are moving with velocity velocities v1 v2 v3 vn, ठीक है। चलो ये हो गया। क्या कह रहा है कि हमारे पास n पार्टिकल्स का सिस्टम है, यानी n पार्टिकल्स हमारे पास, ठीक है। सिस्टम ऑफ n पार्टिकल कर देते हैं, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को मार देते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। पूरा का पूरा सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्स है जीरो, है ना। तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम मान लेते हैं ये है P, ये इक्वल्स टू होगा P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn, राइट। अब Pn इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी होगी, इसकी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सिस्टम कैसा है, आइसोलेट। अब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है इज जीरो, इट मींस F हो गया जीरो। अब इसका यूज क्या करेंगे, देखिए यहाँ बोला है कि बस सेकंड लॉ, अभी तक सेकंड लॉ तो अप्लाई हुआ नहीं है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम, ठीक है। अब इस फोर्स को अगर हम जीरो कर देते हैं यहाँ, ठीक है, इसको नोट करो पहले,
ठीक है। अब फोर्स अगर जीरो हो गई अपने पास तो अपने पास क्या हो रहा है, देखो ये एफ क्या कर रहा है, जीरो हो गई है, राइट। एफ जीरो हो गई है तो इट मींस डीपी बाई dt भी इक्वल्स टू कितना हो गया है, जीरो हो गया है ना। डीपी बाई dt जीरो है तो डीपी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये जाके मल्टीप्लाई, अब dp इक्वल्स टू जीरो कब होगा, dp यानी चेंज इन मोमेंटम कब जीरो होगा, जब p कैसा हो, कांस्टेंट, है ना। तो इट मींस हमारे पास यहाँ आ गया p इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट, और p कांस्टेंट होगा तभी तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो, क्लियर। और p कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn इक्वल्स टू कांस्टेंट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mnvn इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब हम इसको प्रूव करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से, जो जनरली आपने 9th क्लास में भी किया होगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ का यूज करना है तो सबसे पहले हम मानते हैं ये दो बॉडी है हमारे पास, बॉडी फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है, मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ये बॉडी 2 है, मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, राइट। ये हो गया टकराने से पहले की कंडीशन, बिफोर कॉलिजन। अभी एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, मान लो टक्कर हो गई। अब टक्कर होगी तो देखिए ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगेगी 1 पर 2 की वजह से, और इस पे लगेगी 2 पर 1 की वजह से। ये हो गया अब तीसरा, दोनों सेपरेट हो गए, टक्कर होने के बाद दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, ठीक है। ये मास m1 था, अब इसके पास वेलोसिटी आ गई v1, मास m2, इसके पास वेलोसिटी आ गई v2। ये हो गया आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड। अब थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स 1 2 है वो इक्वल्स टू होती है फोर्स 2 1 बट ऑपोजिट, है ना, यही होती है। देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑपोजिट है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। अब हमें ये F12 और F21 निकालनी है। अभी कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ का यूज करेंगे तो F12 कैसे निकलेगी, F12 इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ 1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 1, बेसिक सा फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा इसका, तो ये फर्स्ट बॉडी, इसका फाइनल वेलोसिटी है v1, इनिशियल वेलोसिटी है u1, टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी, स्मॉल टाइम, ठीक है। सिमिलरली F21 m2, वेलोसिटी है इसकी v2, ये रहा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है u2, और टाइम तो सेम है दोनों के पास डेल्टा टी। तो इन दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए m1 v1 माइनस u1 डेल्टा टी माइनस m2 v2 माइनस u2 डेल्टा टी गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। तो इस माइनस m2 v2 को यहाँ लेके आते हैं, ये हो गया m2 v2, सॉरी v1 है पहले, v1 या इधर आएगा तो प्लस m2 v2, राइट। ये माइनस उधर गया तो प्लस m1 u1 प्लस
m2u2। ठीक है, अब देखिए यही हमारा कंजर्वेशन क्या कह रहा है, ये कंडीशन कब की है, ये कोलिजन होने के बाद है ना। तो ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, राइट। तो ये है टोटल लीनियर मोमेंटम टकराने के बाद और ये है टकराने से पहले, और दोनों के दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो मतलब क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब हो गया कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है हमारे यहाँ पे कंजर्व्ड है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलो अब इस पे हम कुछ बेसिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट अपना रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, देखिए आपने मोस्टली टीवी में देखा होगा, मूवीज में, जब यहाँ से बुलेट ये फायर होती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो गन जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जिस वेलोसिटी से ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करती है उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, जब बुलेट फॉरवर्ड जाती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गन जो है मूव करती है, इसी फिनोमेना को कहते हैं हम रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट exerts a forward force on the bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This result in the recoil of the gun. अब with the help of conservation of momentum हम recoiling of gun का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और समझेंगे कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट m1 हो गया मास ऑफ बुलेट, m2 हो गया मास ऑफ गन। ठीक है, ये फायर होने के बाद इसके पास वेलोसिटी है v1 और इसके पास वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो v1 हो गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट और v2 हो गया वेलोसिटी ऑफ गन। ये इसको कहते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमें ये v2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी। अब देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब लीनियर मोमेंटम कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर। अब इनिशियली क्या है, बोथ गन एंड बुलेट आर, अब जब फायर करने से पहले क्या गन भी रेस्ट पर थी और बुलेट भी इसके अंदर रखी हुई थी, वो भी रेस्ट पे थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो u1 वेक्टर है और जो u2 वेक्टर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर। ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो, तो अपने पास आ गया कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू जीरो। अपने को निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी v2, तो m2 v2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1। m2 को इधर लेके जाते हैं तो v2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 अपॉन में m2। ये तो बन गया फॉर्मूला। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है, कि बुलेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है ना। माइनस ने ये बता दिया। अब देखो यहाँ पे जो m2 है, इट मीन्स अपना जो v2 है वो डिपेंड कर रहा है m2 पर, इनवर्सली कर रहा है नहीं कर रहा। और m2 क्या है यहाँ पे, गन का मास। अगर हम गन के मास को बढ़ा दें, है ना, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन गन के मास को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसको टाइटली पकड़ेंगे तो क्या होगा कि अपना हाथ और वो गन पूरी एज ए सिंगल बॉडी बिहेव करेगी। तो जिसकी वजह से
हमारा हाथ का जो मास है उसमें ऐड हो जाएगा और रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम हो जाएगी और चोट कम लगने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, कैसे देखो, अभी अभी हमने निकाला कि जो V2 है वो इक्वल टू है माइनस M1V1 अपॉन में M2। अब ये है कि जब ये राइफल से फायर करता है कोई भी, ठीक है, शूटर जब भी इससे फायर करता है तो ये देखिए यहाँ से इसने अपने शोल्डर से अटैच किया हुआ है इसको, तो शोल्डर से अटैच क्यों करता है? तो अगेन वही, हमें ये बढ़ाना है, इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? शोल्डर से जब टाइटली अटैच करते हैं तो मतलब शोल्डर का और ह्यूमन बॉडी और ये जब दो बॉडी को अटैच करेंगे टाइटली तो वो दोनों बॉडी मिलके एज ए सिंगल बॉडी बिहेव करेंगे, है ना। अभी दोनों बॉडी मिलके एक बॉडी बन गई है। अगर इसको फायर करने वाले का एवरेज मास 70 भी है और इस गन का मास 10 केजी या 5 केजी के आसपास भी है तो मास पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, और मास बढ़ गया तो रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो जिससे चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, देखिए इफ द गन इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर देन द बॉडी एंड द गन टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट वन सिस्टम, द टोटल मास बिकम्स लार्जर एंड रिकॉइल वेलोसिटी बिकम्स स्मॉल। क्लियर? चलो नेक्स्ट है अपना मैन एंड बोट। तो देखिए ये एक डायग्राम है अपने पास, इसमें क्या है, जब भी ये जो किनारा होता है पानी का, अगर बोट से ये जंप मारता है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर बोट से यहाँ कोने से जंप मारेगा तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इनिशियली क्या होता है, दोनों रेस्ट पे होते हैं जिसकी वजह से टोटल मोमेंटम जीरो हो जाता है। इनिशियल मोमेंटम होगा, अगर U1 और U2 दोनों जीरो हैं तो टोटल मोमेंटम इनिशियल तो हो गया जीरो। ठीक है, लेकिन जब वो क्या करता है, आगे की तरफ कूदता है तो वो मोमेंटम गेन करता है। देखो आगे की तरफ कूद रहा था, इसने मोमेंटम को गेन किया, क्योंकि कैसे किया, तो वेलोसिटी आ गई। अब मोमेंटम गेन किया तो अब कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम कितना होना चाहिए, जीरो, है ना। अब फाइनल कंडीशन में तो इसका मोमेंटम है, इनिशियल कंडीशन जीरो है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो गिर जाएगा। इसीलिए उसको कंजर्व करने के लिए बोट जो है वो इक्वल और अपोजिट अमाउंट ऑफ मोमेंटम गेन करती है, यानी जितना आगे की तरफ उसके पास जिस वेलोसिटी से आगे जंप किया उसी वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। और टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व नहीं होगा तो या तो इससे पहले कहीं गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, है ना। तो टोटल यानी कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग उसको टोटल मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बॉडी अपने आप, बॉडी और जो बोट होती है दोनों अपने आप मोमेंटम क्या करती है, गेन कर लेती है, और जिसकी वजह से टोटल मोमेंटम कितना हो जाता है हमारे पास, जीरो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ठीक है, जिससे थोड़ा सा और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, अ न्यूट्रॉन हैविंग अ मास 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and moving at 10 meter per second collide with a neutron at rest and stick to it. If the mass of the neutron is this, find the speed of the combination. क्लियर? एक न्यूट्रॉन है जिसका मास अपने को दे दिया, तो हम पहले मान लेते हैं कि m1 अपने को दे दिया है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, मूव कर रहा है और कोलाइड कर रहा है एक न्यूट्रॉन से, यानी एक न्यूट्रॉन है ये ऐसे जा रहा है और कोलाइड कर रहा है एक न्यूट्रॉन से जो कि किस पे है, रेस्ट पर। ठीक है, टकराने के बाद ये दोनों चिपक गए ऐसे और ऐसे मूव कर रहे हैं, तो दोनों के पास क्या है, सेम वेलोसिटी है, इसको कहते हैं कॉमन वेलोसिटी, है ना। तो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब मैं वही वेलोसिटी इसकी निकालनी है। चलिए कोई इशू नहीं है इनका। ठीक है, अब m1 m2 अपने को दे रखा है 3.34 into 10 to the power minus 27 kg। क्लियर? और U2 अपने को दे रखा है 0, क्योंकि रेस्ट पे बोला है। V2 भी निकालना है। अब देखिए, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बोलता सिंपल m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है,
m1 v1, m1 है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, इंटू v ये है 3.34 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v, ठीक है। इसको इजी करते हैं, कैलकुलेशन बाद में करते हैं। चलो m1 v m2 v, m1 कितना है अपने पास 1.67 10⁻⁻27, u1 10⁻8 प्लस m2 3.34 10⁻⁻27, u2 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से v कॉमन लेंगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। वो स्टेप भी ठीक था, बस उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा रही थी तो स्पेस नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने, तो ये वैल्यू तो आ गया अपने पास ये, ठीक है। m1 प्लस m2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा 0.67 इंटू 10⁻⁻27, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 3.34 इंटू 10⁻⁻27। अब 10⁻⁻27 कॉमन लेके हम इससे काट देंगे, ठीक है। अब वैल्यू बच गई अपने पास 1.67 इंटू 10⁸, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 4 11, 1 6 3 9 10, 1 4 ये आ गया 5, सॉल्व कर देते हैं, आंसर आएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक into 3 fragments of masses in the ratio of 1:1:3. The two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is the velocity of the heavier fragments? ठीक है, क्वेश्चन को समझते देखिए, ये एक 1 kg का मास है जो इनिशियली किस पे है, ये है 0, ठीक है। एक्सप्लोड होता है और टूट जाता है, टूटने के बाद इसके 2 पार्टिकल्स है ना, तो वो क्या करें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो 2 पार्टिकल मान लेते हैं, एक ऐसे और एक पार्टिकल ऐसे, ठीक है। इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2, और एक पार्टिकल कहीं भी जा रहा है किसी भी एंगल पे, ये हो गया m3। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर हम 3 मास हैं m1 प्लस m2 प्लस, ये तीनों मिलके बना रहे हैं 1 kg, है ना, टोटल मास 1 kg, इसी में से तो टूट के निकला होगा 1 kg में से, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं, अगर 1 का रेशियो निकाले हम, 1 का 1 टोटल कितना का 3 4 5, कितने में से 1, तो ये आ गया अपने पास 0.2 kg। m2 भी आ गया सेम 0.2 kg की, दोनों का रेशियो सेम है। अब m3 देख लेते हैं, m3 है 3/5 इंटू 1, तो ये आ गया 0.6, ठीक है। अब इनके पास स्पीड भी सेम है 30, ठीक है। तो ये जा रहा है v1 से, ये जा रहा है v2 से, और v1 v2 दोनों के पास सेम है, तो इसका मोमेंटम आ गया m1 v1, इसका आ गया m2 v2, और इसका मोमेंटम आ गया m3 v3। अपने को इसकी निकालनी है, हैवी वाले की, हैवी कौन सा है, ठीक है। अब इसका मोमेंटम इस तरफ है, ये p2, इसका इस तरफ है p1, तो इनका रिजल्टेंट हो गया यहाँ p। अब रिजल्टेंट p निकालना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लो, है ना, सिंपल सा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है, m1 v1, ठीक है, दोनों का मास सेम है, m v1 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर और रूट, चलो मास तो बाहर आ जाए इससे,
अब अंदर बच गया v1 स्क्वायर प्लस यानी 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो इससे भी 30 भी आ गया, 30m, ये बच गया √2। ठीक है, ये आ गया p। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, m की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अब देखिए ये इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इस और कंजर्वेशन मोमेंटम भी यही कहता है कि टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व। और टोटल मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब p3 इक्वल्स टू होगा p के, है ना। ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो, ठीक। p3 इक्वल्स टू, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0, है ना। दोनों यहाँ से दिख भी रहा है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन। अब p3 कितना होगा, m3v3, और ये वैल्यू आई है बस 30m √2। m की वैल्यू अपने पास है ना, क्योंकि m कितना था, सेम था। m1 भी लेंगे, इसको हम m मान लेते हैं कि जो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, इजी हो जाएगा इससे। ठीक है, दोनों सेम था तो हमने m लेके चल लिया पे। अब अपने को क्या करना है, m3 से डिवाइड करना है बस, और m3 कितना दे रखा है अपने पास 0.6, और आंसर निकल जाएगा। चलो, तो v3 इक्वल्स टू 30m √2 अपॉन में m3। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो 30m की वैल्यू है 0.2, √2 वैल्यू 1.414, 0.6, 3, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर पर। तो ये वेलोसिटी होगी इसके पास। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A disk of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below. If the mass of each marble is 5 gram, calculate the velocity with which the marbles are striking the disk. Assume that the marble strikes the disk normally and rebound downward with the same speed. ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये डिस्क है, ठीक है, ऐसे जा रही है और नीचे से हम फेंक रहे हैं मार्बल्स, ये गई मार्बल, और मार्बल टकरा के वापस भी आ रही है। ठीक है, अब इसका मास हम मान लेते हैं मार्बल का m, और डिस्क का मास मान लेते हैं कैपिटल M। ठीक है, अब ये तो हो गया m। अब क्या क्या दे रखा, मास ऑफ डिस्क, ये दे रखा 10 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kgs। कितने मार्बल्स फेंके जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मार्बल्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड, 1 सेकंड में इसको मान लेते हैं n, तो 10 मार्बल्स नीचे से, और एक मार्बल का मास कितना है, तो मास ऑफ ईच मार्बल, इसको m से ले लेते हैं, ये भी मेरा 5 ग्राम, इसको भी कर लेते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ सिंपल कहता है कि F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, फोर्स निकाल लें, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे नहीं रखी है यहाँ। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, इसमें डेल्टा पी, देखिए ये जा रहा है MVN से, MV से इसका मोमेंट होगा जाने का MV, आने का हो गया माइनस, चेंज का हो गया माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो MV, ये हो गया 2MP माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया एक मार्बल के लिए। दोबारा समझिए, यहाँ से यहाँ गया MV, यहाँ से यहाँ गया MV। ठीक है, अब चेंज कैसे निकालेंगे, इस MV में से ये माइनस करेंगे, बट इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी रिबाउंड कर रहा है ना दोबारा, तो माइनस ले लिया हमने बीच में। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे 4n मार्बल्स। अब n मार्बल्स के लिए कितना हो जाएगा ये,
2mv और n। ठीक है, अब n क्या है? पर सेकंड, तो हमें टाइम की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर सेकंड आ गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। तो F इक्वल्स टू अपने पास आ गया, अपने पास 2mvn। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, आ गया हमारे पास, क्योंकि यह है पर सेकंड में आया। और इसकी वैल्यू क्या होती है? मास इनटू फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि इसका जो वेट है वो ऐसे एक्ट कर रहा होगा mg। ठीक है, चलो बस अपने पास सारी वैल्यू आ गई, अपने को v निकालना है इक्वल्स टू mg अपॉन में 2m और n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, mg, अब mg की वैल्यू देखते हैं। कैपिटल M है 10, जी अपने को पता है वो है 5 और n है 10। चलो 10 10⁻⁻3, ये है 9.8, नीचे 2m 5 इंटू 10⁻³ n 10, ये 10 आएगा v। ठीक है, सबसे पहले तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 4.9, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.98 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया अपने पास किस स्पीड या वेलोसिटी से वो हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी दिस suddenly breaks into pieces whose masses are in the ratio of 1:5. The smaller mass fly off with the velocity of this, the velocity of larger piece will be। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये एक मास है सिंगल, है ना, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मास कितना है? m। ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? तो u वेलोसिटी से, वो है u। ठीक है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद दो पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दो पार्टिकल, एक के पास वेलोसिटी है, दूसरे के हमें निकालना है। ठीक है, तो u अपने को दे दिया है 20i 25j -12k। ठीक है, अब हम निकालेंगे m1। कैसे? अब एक को अगर m1 को हम मान लेते हैं 1:5 है, सिंपल है, तो हम m मान लेते हैं, तो m2 सिंपल सा हो गया 5m। ठीक है, और इसको हम मानते हैं कैपिटल M, तो कैपिटल M कितना हो गया? इन दोनों का सम 5 प्लस ये आ गया 6m। सिंपल सा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा? फर्स्ट वाले का मास है ना, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी इक्वल्स टू m1 जो भी इसकी वेलोसिटी v1 प्लस m2 v2। वैल्यूज पुट करते हैं, बस निकल गया आंसर। ये कितना हमारे पास? 6m। u की वैल्यू दे रखी है अपने पास 20i प्लस 25j -12k। राइट, ये आ गया m। ठीक है, v कितना है? 100i प्लस 35j प्लस 8k और प्लस m2 है 5m और v2 हमें निकालना है। सबसे m कॉमन लेंगे तो m कैंसिल हो गया। ठीक है, ये m कैंसिल। इसको सॉल्व करते हैं। 120i प्लस ये आ गया 150j -72k। ठीक है, ये तो अपने पास वही बचा है 100i प्लस 35j और प्लस 8k, और ये बचा अपने पास 5v2। ठीक है, इसको तो ले जाके माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 120 में से 100 गया 20, एक तरफ बची है 5v2। राइट, 120 में से 100 गया तो 20i, 150 माइनस ये आ गया 115 प्लस का 115j और -72 प्लस
अब ये उधर जाके माइनस होगा तो ये आएगा माइनस का 80, ठीक है 80 के 5 से डिवाइड कर देते हैं तो V2 इक्वल्स टू आ गया सिंपल सा 4i प्लस 23j माइनस 16k। अब ऑप्शन देखते हैं 4i प्लस 23 माइनस 16, पहला ही ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप with a velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes in two parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity 25 meter per second. The velocity of other part is take g equals to. तो क्या कर रहा है, एक मास है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, इसका मास है 1 kg, सिंपल सा, ऊपर की तरफ फेंका गया है 100 मीटर की इनिशियल वेलोसिटी से। 5 सेकंड बाद यानी आफ्टर 5 सेकंड ये ब्रेक हो जा रहा है, तो दो टुकड़े बन रहे हैं, जिसमें से एक टुकड़ा जो है 400 ग्राम का नीचे की तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से 25 मीटर। तो इसको मान लेते हैं ऊपर जा रहा होगा v2 वेलोसिटी से, ये हमें फाइंड आउट करना, तो ये कितना बचा 600 ग्राम, क्योंकि 1 kg यानी 1000 ग्राम में 400 ग्राम में तो बचा, तो ये 600 बचा, सिंपल सा, ठीक है। अब पहले हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं, इसकी वेलोसिटी हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है, लेकिन ये टूटा कब है, इसमें इंटरेक्शन यानी जो फिनोमेना हुआ कब हुआ 5 सेकंड बाद, है ना, तो आफ्टर 5 सेकंड, तो v इक्वल्स टू क्या होगा u प्लस gt, v निकालना है, u है अपने पास 100, g है माइनस का 10, टाइम है 5, 50 माइनस 100 तो ये आ गया 50 मीटर, इसकी तो आ गई वेलोसिटी, ठीक है। बस अब निकाल देते हैं इसको, कैसे निकालेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, अब कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा 1, यानी इसका मास मान लेते हैं m इंटू v इक्वल्स टू, ठीक है, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। अब देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम ले लेंगे इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव, अभी कर लेते हैं इसको, ये हो गया 1 इंटू इसकी वैल्यू आई है 50, राइट, m1 400 ग्राम, तो ये हो गया 400 बटे में 1000, v1 आ गया इसका माइनस का 25, ठीक है, v2 600 ग्राम 600 बटे में 100, तो v2 आ गया 1000, v2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, 1 2 ये गया 100, ये आ गया 10, तो 50 प्लस 10 ये आ गया 60, ठीक है, देखिए ऐसे 50 ये आ गया माइनस का 10 प्लस 600 बटे में 1000, इसके भी 2 जीरो काट देते हैं इंटू v2, चलो अब इसको लिख जाएंगे प्लस 600, तो v2 600 अपॉन 6/10 v2 इक्वल्स टू आ गया 60, उधर जाके कर देते हैं सॉल्व, तो v2 इक्वल्स टू 60 इंटू 10/6, ये आ गया 10, तो v2 आ गया अपने पास 100, और 100 देखे तो सी ऑप्शन अपने यहाँ करेक्ट है। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कवर किया है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा टफ है नहीं हमारा, तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए।